Good evening, sir. On behalf of the participants of Academy Group, I welcome Arun sir. He has command over the use of rare remedies. His philosophical inclination also contributes to his success. Let us start and invite Arun sir. Good evening, friends. स्क्रीन अभी भी है ना बचा हुआ? जी सर। ओके, तो आज हम लोग थोड़ा सा एक अलग विषय पर बात करते हैं। मैंने सोचा था कि एक मेडिसिन आपसे शेयर करेंगे, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था। वो मेडिसिन हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था। वो राशि जी ने वीडियो उसका यूट्यूब लिंक और वो सब भी जारी कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि सब काफ़ी नए लोग हैं इसीलिए उसको फिर से करें। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जो लेक्चर हो चुका है उसको दोबारा रिपीट करने का इतनी जल्दी कोई मुझे ठीक नहीं लगा। तो इसलिए मैंने आज एक नया टॉपिक आपसे शेयर करना है। पब्लिक हेल्थ के फील्ड में होम्योपैथी कितना कामयाब है और कितना बेहतर इसके स्कोप हैं, इस पर आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग मेडिसिन, रूब्रिक्स, सिम्टम्स, केस ये सब तो रोज ही करते हैं, लेकिन आज एक अलग हटके और बीच बीच में ऐसा कोशिश करेंगे कि हर महीने 2 महीने पे हम लोग इस तरह के टॉपिक्स पर हम लोग बात किया करें, क्योंकि ये आने वाले समय में हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है, बहुत स्कोप है इसमें। और मुझे लगता है कि अगर एक प्रैक्टिशनर्स के नाते, एक डॉक्टर के नाते आप अगर पब्लिक हेल्थ की फील्ड को चुनते हैं तो ये काफ़ी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें होम्योपैथी बहुत कामयाब है। एक कवि की लिखी हुई बात है कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। मैं इन स्याह रातों को सुबह कैसे कहूँ, इन नज़ारों का मैं अंधा तमाशबीन नहीं। यहाँ पर इसका जिक्र करने की वजह यह है कि हम लोग कभी कभी, जैसे मैंने देखा था ग्रुप में एक चर्चा चल रही थी कि डॉक्टर अरुण किसके फॉलोअर हैं, डॉक्टर एम एल सहगल के फॉलोअर हैं कि डॉक्टर शंकरन के फॉलोअर। हालांकि इस पर यह बात करना ठीक नहीं लग रहा मुझे, लेकिन मुझे लगा कि बात होनी चाहिए। देखिए, फॉलोअर कौन किसका है इससे क्या फर्क पड़ता है, आपका काम क्या कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। और फॉलोवर्स का मतलब उस सेंस में अगर आप देखते हैं कि हम जिनके फॉलोअर हैं उन्हीं के फॉलोअर हैं, उसके आगे और उसके पीछे कुछ और हमें नहीं सीखना है, तो ये तो ठीक नहीं है। गुरु का दायरा बहुत बड़ा होता है। निश्चित रूप से किसी गुरु का एक अलग स्थान होता है हर किसी की जिंदगी में, लेकिन गुरु का दायरा बहुत बड़ा होता है। और कोई गुरु अकेले में गुरु नहीं होते, उन गुरुओं का भी एक अपना कुल होता है। तो इसलिए हम सब एक ही कुल के हैं और उसमें निश्चित रूप से अलग अलग गुरुओं के साथ सीखने का मौका मिला है और अभी भी अलग अलग गुरुओं के साथ सीख रहे हैं। और उन सबको मिलाकर बहुत अच्छी, जिसको डॉक्टर शंकरन सिंथेसिस बोलते हैं, उसको सिंक्रोनाइज करके आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। थोड़ी सी बात होम्योपैथी को देखते हैं। और हम आज जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं उसमें पब्लिक पर्सपेक्टिव है, उसमें हमारी आपकी बात नहीं है। जनता या लोग आपको कैसे देखते हैं वो बात मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर लोगों की समस्याओं का हम होम्योपैथी में क्या समाधान देखते हैं और हमारे लिए कितनी चुनौतियां हैं, हमारे लिए कितने स्कोप हैं, मैं इसको इस रूप में देखता हूं। होम्योपैथी के बारे में हम लोग जो समझते हैं लाइक क्योर्स लाइक, नेचुरल मेडिसिन है और ये सिद्धांतों पर काम करती है, ये एक एज ए होम्योपैथ हमारा नजरिया है। लेकिन आप गौर करिए, जब विकिपीडिया में जाएंगे जो ग्लोबल लेवल पर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वहां पर होम्योपैथी को क्या कहा गया है।
कहते हैं कि होम्योपैथी इज ए सूडो साइंटिफिक सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। मतलब हम मेन मेडिसिन भी नहीं है और हम साइंटिफिक भी नहीं है, हमें सूडो साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। अब देखिए, एक होम्योपैथ के नाते आपको लगेगा कि क्या है, हमारी तो एक तरह से बेइज्जती हो रही है, लेकिन सच्चाई है कि मास परसेप्शंस जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनकी नजर में हम यही हैं। और विकिपीडिया ये कहता है कि 1796 में जर्मन फिजिशियन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने इसको कंसीव किया और उसके बाद उन्होंने एक प्रिंसिपल्स के आधार पर, सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटर के आधार पर या लाइक क्योर्स लाइक के आधार पर एक सिस्टम को जन्म दिया और वो सिस्टम जो है होम्योपैथी के रूप में जाना गया। सॉरी, जैसे एक फोन लेना पड़ेगा, बाहर का कॉल है। हेलो हेलो, जी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सर मैं 1 घंटे के बाद बात करूं आपसे, मैं अभी सेमिनार में हूं। हाँ, तो आप मुझे कॉल कर लेंगे। कौन बोल रहे हैं? जी जी। तो ये आमतौर पर पब्लिक में ये परसेप्शन है होम्योपैथी को लेकर। अब पब्लिक हेल्थ के बारे में हम सब जानते हैं, हम लोगों ने 3rd ईयर 4th ईयर में अपने ग्रेजुएशन कोर्स में पढ़ा होगा, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। होम्योपैथी में पब्लिक हेल्थ का इतना बड़ा स्कोप है जिसको हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। रादर हमने क्रॉनिक डिजीज में भी होम्योपैथी को कायदे से एक्सप्लोर नहीं किया। एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग ग्रुप्स में हम क्रॉनिक केसेस देख रहे हैं, उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, केसेस के माध्यम से हम शेयर भी करते हैं एक दूसरे को। लेकिन पब्लिक हेल्थ का जहां सवाल आता है, जहां एपिडेमिक्स या पैंडेमिक्स का सवाल आता है, वहां पर हम बहुत पीछे चले जाते हैं। उसके कई कारण है। सरकार के स्तर पर भी हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता क्योंकि उनके अपने प्रोटोकॉल हैं, उनकी अपनी व्यवस्था है और वहां पर हमारी विश्वसनीयता बनी नहीं। हमने कभी उस लेवल पर कोशिश भी नहीं की। इसलिए जब भी कोई एपिडेमिक बड़े पैमाने पे आउटब्रेक होता है तो उसमें फिर होम्योपैथी या ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, उस पर कोई तवज्जो नहीं होता सरकार का। लेकिन काफी स्टडीज अवेलेबल हैं जिसमें ये देखा गया है कि होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव है पब्लिक लेवल पे और सोशल लेवल पे। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल हेल्थ कंसर्न तो है ही, लेकिन पब्लिक के स्तर पर, मास के लेवल पर होम्योपैथी बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है। आयुष सिस्टम की स्थापना के बाद से कई ऐसे प्रयोग हुए हैं अलग अलग सिस्टम में, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, इन सब में, जिसमें काफी कुछ प्रूव किया गया। और बीच में आपने ध्यान दिया होगा कि 2000 के आसपास, 2000 to 2010 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग प्लान बनाए थे। और जैसे होम्योपैथी के लिए मदर एंड चाइल्ड केयर पर एक बहुत मैसिव प्लान बना था। अब उस पर कितना काम हुआ, उसका कितना डॉक्यूमेंटेशन हुआ, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन काम बहुत हुआ था। और उसका उद्देश्य यही था कि आमतौर पर इन पर्टिकुलर सेक्टर में होम्योपैथी को एक अथॉरिटी के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन कितना क्या हुआ मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो कैंपेन चला था। मेरा ये मानना है कि हम लोग ही काफी अपने आप को बहुत ही लो प्रोफाइल में रखते हैं। हम कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते, ऐसी अपॉर्चुनिटी का हम फायदा नहीं उठाते। हमें लगता है कि हम तो बस एक केस दिखा लेते हैं, एक सिम्टम एनालाइज कर लेते हैं, सिमिलियम तक पहुंच जाते हैं, रेपर्टराइज करके काफी है, और उसी से हमारी आपस में, तो हम आपस में ही एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं, मास में हम नहीं जा पा रहे। और मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमको धीरे धीरे मासेस में जाना चाहिए, क्योंकि देखिए आखिर में ये सिस्टम और हम जो काम कर रहे हैं ये मासेस के लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ हम एक केस दिखा दिया, आपने देख लिया, आपने मेरी तारीफ कर दी, मैंने आपकी तारीफ कर दी, इतने से होम्योपैथी की बात नहीं बनेगी। इसलिए हमको पब्लिक हेल्थ के फील्ड में होम्योपैथी को बहुत बेहतर तरीके से लॉन्च करना चाहिए। मास परसेप्शंस होम्योपैथी को लेके क्या है? आमतौर पर
बहुत सारे डॉक्टर्स, हम लोग इसको एक मिराइकल के रूप में देखते हैं, कहते हैं कि बहुत मिराइकल हो गया, कमाल ही हो गया, चमत्कार हो गया डॉक्टर साहब, आपकी दवाई दी और ये बस हमारा मस्सा चला गया, हमारा ट्यूमर चला गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। कभी भी हमने इसको साइंटिफिक नजरिए से नहीं देखा, और ना हम डॉक्टर उसको ऑब्जेक्ट करते हैं, हम किसी को कहते भी नहीं कह रहे भाई चमत्कार नहीं है, ये एक साइंस है, एविडेंस है, इसके लॉजिक्स हैं, और हम जो कर रहे हैं वो हमें पता था कि इस तरह के मामले में हम ये दवा अगर देंगे तो उसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए आप इसको चमत्कार मत बोलिए, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है और ये साइंटिफिक लॉ के अनुसार ये सब कुछ होता है। तो जैसे ही आप इसको चमत्कार मानेंगे तो वो एक मैजिकल रेमेडी, फिर उसमें बहुत सारी विचक्राफ्ट, इस तरह की जो आरोप लग रहे हैं होम्योपैथी को लेकर, वही आरोप आगे भी चलते चले जाएंगे। मिराकल है, चमत्कार है, जादू है, देखो मतलब, और वो इंडिविजुअलिस्टिक, एक इंडिविजुअल डॉक्टर के साथ वो जुड़ता चला जाएगा, सिस्टम का भला नहीं हो पाएगा। इसलिए यह एक साइंस है, इसको स्वीकार करना चाहिए और इसी को प्रोपोगेट करना चाहिए, तब जाके एक मास में हमारी एक्सेप्टेंस होएगी, और उसके बाद एपेडेमिक्स और इस तरह के जो सोशल हेल्थ के चैलेंजेज हैं उस पर हम काम कर पाएंगे। होम्योपैथी का जो स्कोप है, इसको बड़े पैमाने पे दुनिया भर में अब लोग समझने लगे हैं, सरकार भी समझने लगी है। सरकार के कई ऐसे नुमाइंदे, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े लोग जो सो कॉल्ड समाज में बड़े कहे जाते हैं, इन लोगों को अब जरूरत पड़ रही है कि वो होम्योपैथिक इलाज ले रहे हैं, क्योंकि उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, खास करके स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, और भी बहुत सो कॉल्ड इनक्यूरेबल बीमारियां हैं जिसमें उनको एलोपैथी से या दूसरे एडवांस सिस्टम ऑफ मेडिसिन से लाभ नहीं मिल रहा है, तो होम्योपैथी में आ रहे हैं। आवाज आ रही है ना? ये ठीक चल रहा है ना? एक रिस्पांस दे दीजिए कोई। यस सर। ओके, थैंक यू। अब होम्योपैथी के बारे में क्या कहा जाता है? होम्योपैथी अकेला एक सिस्टम है जो एक सिद्धांत से चलता है, यानी कि होम्योपैथी का प्रयोग करने से पहले मास्टर हैनीमैन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की रचना की। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का मतलब कि हमारा पूरा गाइडलाइन कि होम्योपैथी काम कैसे करेगी, कब कौन सी परिस्थिति में क्या करना है, अगर बीमारी ठीक नहीं होती है तो क्या करना है, अगर इलाज दवा देने के बाद लक्षण बढ़ रहे हैं तो क्या करना है। तो इस तरह से उन्होंने चैप्टर्स लिखे, कई चैप्टर्स लिखे, एफोरिज्म उसको कहते हैं, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के माध्यम से, और उसके आधार पर हम लोगों ने एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। लॉ ऑफ क्योर अगर आप देखें, ऑब्जर्वेशंस देखें, तो इससे आप समझेंगे कि हमारे मास्टर्स ने बहुत गहराई से काम किया है, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि अगर आपकी दवा के बाद इस तरह के फॉलोइंग्स हैं, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप उससे क्या मायने निकालें, और वही हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करता है। तो मैं मानता हूं कि होम्योपैथी अकेला एक मेडिसिन का सिस्टम है जिसके गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स पहले से फिक्स किए गए हैं, यानी कि क्राइटेरिया, उसका पैरामीटर्स, उसके जांचने का तरीका, सेल्फ असेसमेंट का तरीका सब पहले से है। अगर आप उसको उस रूप में देखेंगे तो आपको बहुत तसल्ली भी होगी, और आप अपने मरीज को कह सकते हैं कि बिल्कुल देखो ऐसा होगा, कल ये बीमारी, कल ये लक्षण थोड़े बढ़ेंगे, परसों फिर से घट जाएंगे। मरीज कहेगा डॉक्टर साहब जैसे आप बोल रहे थे वैसा ही हुआ। और उसको बोलने के लिए आपको इस प्रिंसिपल को समझना होगा कि ये हमारा होम्योपैथी अकेला एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें ये सारी प्रोविजंस हैं। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में आप अलग अलग चैप्टर्स देखेंगे। आइडियल क्योर के बारे में 70 चैप्टर्स हैं, 71 चैप्टर्स हैं। हाँ, बीमारी को समझने के लिए चैप्टर्स हैं, केस टेकिंग, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, क्रॉनिक मायाज्म, मेंटल एंड इमोशनल डिजीजेस, इंटरमिटेंट डिजीजेस, केस मैनेजमेंट, फार्मेसी, थेरापेटिक अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, ये सारी चीजें हमारे ऑर्गेनन में डॉक्टर हैनीमैन ने लिखी है, जो एक तरह से हमारा, आप कह सकते हैं कि इट इज द भागवत गीता ऑफ होम्योपैथी। ये हमारा गाइडलाइन है, ये हमारा एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसके आधार पर हम पूरी प्रैक्टिस करते हैं। खास करके 2 एडिशन हैं, 5th एडिशन बहुत पॉपुलर एडिशन है जिसको कि हम सब लोग फॉलो करते हैं। होम्योपैथी काम कैसे करती है, खास करके जो नए डॉक्टर्स हैं उनके लिए। वैसे तो
इस सेमिनार में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब काफी सीनियर लोग हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने जहन में इस बात को रखना चाहिए कि आमतौर पर एनिमल हैव इनेट क्वालिटी टू हील इटसेल्फ। जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं, नेचुरल एनिमल्स हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर एक स्वतः स्फूर्त एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो खुद से हील करता है। आप देखेंगे लोअर एनिमल्स में, खास करके जो सोशल एनिमल्स जितने भी हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, ये सब इनके पास कोई डॉक्टर नहीं होता। खास करके जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट पेट्स होते हैं, इनके पास इनका कोई डॉक्टर नहीं होता। ये अपने आप अपनी प्रॉब्लम को हील कर लेते हैं, चाहे वो फिजिकल डिजीज हो, फिजियोलॉजिकल डिजीज हो, चाहे पैथोलॉजिकल डिजीज हो। अगर वो बहुत ज्यादा खतरनाक रोग होता है तो फिर बात अलग है, लेकिन ज्यादातर मामले में 95% मामले में वो अपने आप को खुद ही हील करते हैं। They take medicine to recover from the disease. कोई भी दवा का रूप कुछ भी हो सकता है। वो कोई होम्योपैथी सूक्ष्म भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, हर्ब्स का भी रूप हो सकता है। तो वो उस रूप में उसको लेकर अपनी बीमारी को ठीक करते हैं। होम्योपैथी में क्या होता है? होम्योपैथिक रेमेडी गाइड्स द बॉडीज इंटेलिजेंस टू वर्क टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ। हमारे यहाँ वाइटल फोर्स है, हमारे यहाँ एक गवर्निंग पावर है हमारी बॉडी में। तो हमारी दवा उस गवर्निंग पावर को एम्पावर करता है, उसको एनर्जाइज करता है, उसको एक्टिवेट करता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर जो एनोमलीज है, जो प्रॉब्लम है, उसको ठीक करे। रेमेडी डू नॉट फाइट द डिजीज causing is in, but enhance the health quotient of the human body, thus fighting the disease। मतलब वो हमारे शरीर की वाइटलिटी को मजबूत बना देता है, उसको इतना कैपेबल बना देता है कि वो बीमारी से लड़ लेता है। इस तरह से दवा हमारे शरीर में काम करती है। तो इसलिए हमारी दवा की जो सूक्ष्म माइक्रो एक्टिविटीज है वो बहुत अहम है, और हम उस पर ही ज्यादा बहस करते हैं कि इसमें दवा कहाँ है, इसमें मॉलिक्यूल कहाँ है, इसमें मैटर कहाँ है। ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत तरह की मजाक होम्योपैथी को लेकर चले, और उसकी वजह हम ही लोग हैं, क्योंकि हमने काउंटर नहीं किया। जो भी हमारे होम्योपैथी को गाली दिया, हम चुपचाप सुनते रहे, हमने साइंटिफिक तौर पर उसका जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से कोई इसको कुछ बोला, कोई किसी ने कुछ बोला। मुझे लगता है कि हम लोगों को अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, और उस हिसाब से ऐसे कभी भी इस तरह की कोई बात कहीं भी होती है तो हमको साइंटिफिकली जवाब देना चाहिए। आप अगर उसको बाईपास करेंगे तो समझिए कि आप अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, आप अपने को डिग्रेड कर रहे हैं। होम्योपैथी अक्सर आप देखिएगा जितने भी एपेडेमिक्स हैं, ये एक स्टडी है और एक बहुत ही अच्छी स्टडी है, ब्रिटिश जर्नल में भी छपा था और भी कई जर्नल्स में छपा। 1799 में जर्मनी में स्कारलेट फीवर फैला था। उस समय मॉर्टेलिटी रेट जो था बहुत हाई था, लेकिन होम्योपैथी ने मॉर्टेलिटी रेट को 5% घटाया था। ये स्टडीज है, ये अवेलेबल है। और हैनीमैन ने अपने ऑर्गेनन में 101, 102, 103 6 एडिशन में आप पढ़िएगा, उसमें भी इसका जिक्र किया है। जर्मनी में 79 में जो स्कारलेट फीवर फैला था, होम्योपैथी की वजह से उसकी मॉर्टेलिटी 5% घट गई थी। रसिया में 1830-1831 के बीच में जो कॉलेरा फैला था, उसमें 63% मॉर्टेलिटी रेट था, खास करके जो मॉडर्न मेडिसिन का था। लेकिन होम्योपैथी की वजह से 11% मॉर्टेलिटी रिड्यूस हुई थी। वियना में 1830 में कॉलेरा फैला था, वहां पर 31% एलोपैथी का वो था। 7% हम लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था, 7% हम लोगों ने बीमारी की इंटेंसिटी को घटाया था। आयरलैंड में 1847 में टाइफाइड फैला था। इंग्लैंड में 1847 में टाइफाइड फैला था। ऐसे देख रहे हैं आप। पिट्सबर्ग यूएसए में 1918 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा फैला था। 30% मॉर्टेलिटी रेट थी, उसमें लगभग 1.5% मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस किया था होम्योपैथी ने। ये सब रिकॉर्डेड है, लेकिन हम कभी इस तरह के आंकड़ों को नहीं गौर करते, और उसकी वजह से हम अपनी बात नहीं कह पाते। 1% 2% बहुत होता है। आप देखिए कि
एडिनबर्ग में, स्कॉटलैंड में 1848 में कॉलेरा फैला था, 68% मॉर्टेलिटी थी। होम्योपैथी के इंटरवेंशन से 24% मॉर्टेलिटी घट गई थी। इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन होम्योपैथी को कोई नाम नहीं लेता। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा इस लेवल पे होम्योपैथी को देखने की जरूरत है। होम्योपैथी का क्या रोल है एपिडेमिक्स में, हम लोगों ने अभी कोविड में देखा और बहुत इफेक्टिवली काम हुआ है। इसकी स्टडीज पब्लिश हो रही है, 1 महीने में पब्लिश हो जाएगी, मैं आपको भेजूंगा। उस प्रोजेक्ट से मैं भी जुड़ा हुआ था और बहुत अच्छी स्टडी है। मतलब इतना भी इनकरेजिंग नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। और इन कंपेरिजन टू मॉडर्न मेडिसिन, होम्योपैथी की दवाओं ने जो पैनिकी में कमी लाया, मॉर्टेलिटी में कमी आई, पेशेंट्स का जो सर्वाइवल था उसमें काफी सुधार हुआ, पेशेंट के अंदर फियर फैक्टर बहुत कम हुआ, पेशेंट कॉन्फिडेंट हुआ। इस सब में होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है, जो स्टडीज हम लोगों ने की है और वो अब बहुत जल्दी पब्लिश होने मतलब ऑफिशियल या पब्लिश हो रही है। जैसे ही पब्लिश होगी हम लोग शेयर करेंगे। एपिडेमिक्स में जो रोल था मैंने आपको ऊपर चार्ट दिखाया, वही बात यहाँ इस स्लाइड में भी है। अलग अलग कंट्रीज में जो इसके रिजल्ट्स थे, खास करके उसमें होम्योपैथी का जो रोल था वही इस स्लाइड्स में। आप देखिए खास करके बोस्टन का ये एक है, प्रिंस चार्ल्स लंदन में वो होम्योपैथी को सपोर्ट करते हैं। आपको पता होगा कि लंदन में रॉयल फैमिली का जो पूरा एक रॉयल सोसाइटीज है, अलग अलग सिस्टम का, उसमें होम्योपैथी का एक बहुत बड़ा फैकल्टी है। ये अलग बात है कि आजकल मॉडर्न मेडिसिन के लोगों ने हमारी फैकल्टीज को बहुत डिस्ट्रॉय किया है। उस समय सेकेंड ऑफिशियल लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन था होम्योपैथी, अब उसको उन्होंने वहां से हटा दिया। तो ये सेटबैक है, हम फाइट नहीं कर पाए। पीटर फीसर जब ब्रिटिश जर्नल को एडिट करते थे, वहीं बैठते थे ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट पे लंदन में, और जब तक वो थे तब तक तो बहुत दिक्कत नहीं हुई। लेकिन पीटर फीसर के बाद हमारे जितने बड़ा कैंपस था, खास करके ऑरमोंड स्ट्रीट पे, उसका एक छोटा सा पोर्शन, 1 या 2 कमरा छोड़कर बाकी सारा कमरा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने ले लिया है। तो ये सब सेटबैक्स हैं, लेकिन बावजूद इसके होम्योपैथी अभी भी ब्रिटेन में और पूरे यूरोप में एक बेहतर तरीके से काम कर रही है। अभी जो कोविड था तो उसमें ये जो बजाज ग्रुप है, बजाज ग्रुप इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं राजीव बजाज, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और आपको हैरानी होगी कि तकरीबन 50 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया था अपने दम पर। सरकार और उन्होंने देश भर में जितने भी इस तरह के प्रिवेंटिव होम्योपैथी पर काम हुए, सबको लगभग उन्होंने मदद की थी। उन्होंने कहा था लॉकडाउन से नहीं, होम्योपैथी से कोविड वायरस से लड़ा जा सकता है, और वो फोर फ्रंट पे थे। एलोपैथिक वे टू डीलिंग एपिडेमिक्स, एलोपैथी का तरीका क्या है? पैलिएटिव तरीका है। We consider disease as an enemy and we start treating the diseased patient as an enemy too. हम उस मरीज को ही दुश्मन मान लेते हैं, और आप देखेंगे कि कई ऐसे मामले में जहां पर डेडली एपिडेमिक्स हुए हैं, वहां पर मरीज को किस तरह से डिस्पोज किया। कोविड के अर्ली दौर में आप देखेंगे तो रिलेटिव्स को मिलने भी नहीं दिया गया। वो डेड बॉडी, अगर पेशेंट की डेथ हो गई है तो डेड बॉडी अस्पताल से ही पैक होकर सीधे शमशान घाट, और वो एक खास किस्म के स्टाफ के द्वारा, मतलब डेड बॉडी रिलेटिव्स को हैंड ओवर नहीं किया जाता था। और आप शमशान में भी कम से कम अपने रिलेटिव का चेहरा तक नहीं देख सकते थे। तो ये सारी चीजें जो है मॉडर्न मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार होता है, हुआ और होना भी चाहिए। मैं इसमें कोई वो नहीं कहूंगा। अगर डेडली डिजीज है तो उसके जो प्रोटोकॉल है जरूर उसका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि एलोपैथी में जो कॉन्सेप्ट है डिजीज को दुश्मन समझने का, और जिसको डिजीज है वो भी दुश्मन, उसी हिसाब से वो भी दुश्मन होगा, वो कॉन्सेप्ट होम्योपैथी में नहीं है। होम्योपैथी में नेचुरल वे ट्रीटमेंट का है, और माना यह जाता है कि डिजीज हमारे फ्रेंड है, एनिमी नहीं है। प्रिकॉशंस में कोई कमी नहीं रखनी है, लेकिन हम अगर उसको दुश्मन मानेंगे तो फिर हम उसको किलिंग कॉन्सेप्ट से ट्रीट करेंगे। हम उसको एंटी मेडिसिन देंगे और उसको मारने की कोशिश करेंगे कि वायरस मर जाए, बैक्टीरिया मर जाए। फैक्ट्स ये है, हमारे पास तो पूरा चार्ट है। मैं अभी वो पीपीटी पे नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता।
400 BC से लेकर अभी तक जितने एपेडेमिक्स हैं उसकी पूरी लिस्ट है। मेरी जो किताब आ रही है पैंडेमिक एंड पब्लिक हेल्थ, उसमें वो पूरा का पूरा तकरीबन 20 पेज का पूरा एनेक्चर है, वो आप को मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि इतने एपेडेमिक्स के बावजूद अभी भी हम आश्वस्त नहीं हैं कि फर्दर हम एपेडेमिक से बच पाएंगे कि नहीं, या इससे भी ज्यादा डेडली एपेडेमिक्स नहीं आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि होम्योपैथी को थोड़ा सा पोटेंशियल है इसमें, उसको समझकर अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम में से कुछ डॉक्टर्स अगर पब्लिक हेल्थ को अपना एक टॉपिक बनाते हैं तो बहुत बेहतर होगा। मैंने बनाया है और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जितने भी एक्यूट मेडिसिन पर मैं काम कर रहा हूं उसमें उसकी वजह यही है। एलोपैथी फार्मा कंपनियों की जो अपनी वो है, खैर ये स्लाइड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा मैं नहीं हाईलाइट करूंगा। कि एलोपैथी की जब अकेली एलोपैथी की आप बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी इस तरह की भी चीजें आएंगी कि फार्मा कंपनियों का अपना इंटरेस्ट होता है, वो अपने पर्सनल कंपनी के बेनिफिट के लिए, एक कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी की बेनिफिट के लिए वो कुछ भी करते हैं। दवाओं की कैसे प्रूविंग होती है, दवाओं का पब्लिकेशन कैसे होता है, ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है, इस पर कभी बाद में। एपिडेमिक डिजीज जो एक्ट है 1897 का, ये बहुत ही नोटोरियस एक्ट है और इसी एक्ट की वजह से यही एक्ट आज भी लागू है। 1897 का जो एक्ट है वही एक्ट आज भी लागू है। कोविड में भी यही कानून था। आपको याद होगा कि जब बहुत पहले प्लेग फैला था खास करके हिंदुस्तान में, उस समय भी एपिडेमिक एक्ट लगाया गया था। ये एक्ट पुलिस को बहुत पावर देता है, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी, मतलब डॉक्टर भी इस एक्ट में एक अपराधी की तरह देखा जाता है। पुलिस के पास पावर होता है, वो चाहे तो डॉक्टर की क्लिनिक बंद कर दे, वो चाहे तो डॉक्टर का अस्पताल बंद कर दे। हाँ, ये इतना एक्ट है, बहुत छोटा सा एक्ट है। अगर आप गूगल करके इसको ढूंढेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। 2-3 पन्नों का एक्ट है, लेकिन इस एक्ट की वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर पूरे 2 साल तक क्लिनिक बंद रखे थे, वो खोल नहीं पा रहे थे क्योंकि इस एक्ट का प्रभाव था और एडमिनिस्ट्रेशन उनको अपनी प्रैक्टिस की इजाजत नहीं दे रहा था। लीगल प्रोविजंस क्या है? सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट जो है वो वही जो मैं आपको बता रहा था कि स्टेट बहुत पावरफुल हो जाता है। स्टेट मतलब पुलिस पावरफुल हो जाती है। उस समय जो एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो भी पुलिस के गाइडलाइन पर, पुलिस के रहमो करम पर काम करेंगे। पुलिस अगर चाहेगी कि वो फील्ड में आए तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये सब चीजें हम लोगों को एक कैंपेन का हिस्सा बनाना चाहिए। अभी आपने देखा होगा या सुना होगा, दिल्ली में खास करके एलोपैथिक डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा जुलूस राजघाट तक था। चलो राजघाट नाम से वो कैंपेन चला। वो लोग यही सब बात कर रहे हैं कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आ रहा है, बहुत सारे ऐसे कानून आ रहे हैं जिसके बारे में हमारे होम्योपैथ को पता ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो सारे कानून होम्योपैथ को अफेक्ट करने वाले हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप सोचते हैं कि हम एक छोटी सी डिस्पेंसरी बनाकर उसमें कुछ होम्योपैथी की वाइल्स रखकर हम अपनी क्लिनिक चला लेंगे। नहीं चला सकते। आपको जो नया क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत एक सर्टेन साइज का आपको क्लिनिक रखना है, उसके अंदर एसी रखना है, उसके अंदर फ्रिज रखना है, उसके अंदर वाटर कूलर रखना है, उसके अंदर स्टाफ्स रखने हैं, बहुत उसके अंदर ये जो क्या बोलते हैं गार्बेज का जो डिस्पोजल है उसके लिए अलग अलग रंग के कूड़ादान रखने हैं। बायो डिस्पोजल जिसको बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल कूड़ा अलग होता है, हैजार्डस कूड़ा अलग होता है, आपको रखना है। हम ऐसे कूड़ा नहीं प्रोड्यूस करते, लेकिन हम उस कानून के दायरे में आते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बहुत हैवी जुर्माना है, खास करके बड़े शहरों में। छोटे शहर में भी ये सब होगा, छोटे शहर में तो उसका दूसरा ही रूप होगा। छोटे शहर में तो इंस्पेक्टर राज चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई आप हफ्ता बांध दो कि ये इंस्पेक्टर आएगा हेल्थ वाला, वो आपसे इतना पैसा वसूल के ले जाएगा, बाकी आप जो करो। तो आप सोचिए कि इस तरह के जो नए नए प्रावधान है, नए नए कानून है, अगर हम इसकी जानकारी नहीं रखेंगे और सिर्फ हम रूब्रिक्स और एक केस पढ़ के हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारी क्या बोलेंगे, बहुत मतलब सतही भाषा में बोले तो हमारी दुकानदारी नहीं चलेगी। दुकानदारी मतलब उसको ब्रॉडर सेंस में सोचिए कि हम लोग एक प्रोफेशनल हैं, हम एक व्यवसायी हैं, लेकिन हमारे अंदर जो व्यवसायिकता है वो एक पवित्र व्यवसायिकता है। हाँ, लेकिन जब आप इस तरह के कानूनों का सामना करेंगे तो आपकी स्थिति वो वाली नहीं रह जाएगी। आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी।
आपकी क्लिनिक में अगर एक भी रुई जैसा कुछ दिख गया, कोई एंटीसेप्टिक दिख गया, कोई सिरिंज दिख गई, तो आप उसके दायरे में आ जाएंगे। जाहिर है कि इसके बिना कोई क्लिनिक चल नहीं सकती। एक सीसी, बोतल, प्लास्टिक्स, डिस्पोजल्स, गाउज, पट्टी, एंटीसेप्टिक, ये तो रखना ही रखना है। और जैसे ही आप ये रखेंगे, आप उस कानून के दायरे में आएंगे, और उस कानून में जो प्रावधान है वो बहुत ही सख्त प्रावधान है। एलोपैथी के डॉक्टरों की तो इनकम अच्छी खासी हो जाती है, इसीलिए वो पे भी कर सकते हैं। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट अलग से आएगा, फायर डिपार्टमेंट अलग से आएगा, तो ये सारी एमसीडी अलग से आपको नोटिस देगा। आपको हर जगह अपने आप को प्रूव करना होगा कि हाँ, हमारी क्लिनिक में ये सब चीजें नहीं होती हैं, और कभी भी कोई इंस्पेक्शन कर सकता है। तो इन सारी चीजों को हमें समझना चाहिए, और अगर हम नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में क्लिनिक चलाना आसान नहीं होगा। लीगल प्रोविजंस क्या है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पावर है, वो पेनाल्टी लगाती है, प्रोसिक्यूट करती है। कई मामलों में तो डॉक्टर्स जेल गए हैं। अब ये सब भी मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ इशारे से आपको बता रहा हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, भारत सरकार का जो एक्ट है 2005 का, वो उसी के पैटर्न पर है, और उस एक्ट को भी आपको पढ़ लेना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी आयुष डिपार्टमेंट को बिल्कुल वो कर दिया जाता है। अगर कहीं कोई डिजास्टर हुआ, मान लीजिए अर्थक्वेक आया या कोई भी नेचुरल कैलामिटीज हुई, तो उसमें मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टरों की वैल्यू बढ़ती है। एलाइड मेडिसिन के डॉक्टरों को असिस्टेंट के रूप में यूज करता है ये सिस्टम हमारी सरकार। तो हमें यहाँ भी प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, हमें यहाँ भी अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है कि नहीं, हम उन्हीं की तरह बेहतर काम कर सकते हैं, हमारे दवाओं में भी इतनी क्षमता है। इसलिए जब भी आप इस तरह के कोई केसेस देखते हैं एपेडेमिक से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, आप उसको पब्लिश कीजिए, उसको पब्लिक डोमेन में लाइए, साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश कराइए, तब जाके इसकी मान्यता होगी। क्योंकि हम अब आगे तो आए हैं, हम धीरे धीरे काफी अपनी प्रतिष्ठा अर्जित किए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कोरोना वायरस के बारे में आपको क्या बताएं? अभी हम इस दौर से गुजरे हैं। 2019 के 31 दिसंबर को चाइना से ये वायरस आया, और मई 2020 तक लगभग पूरे देश में फैला, पूरी दुनिया में फैला। तो इसका क्या वो रहा है, इस स्लाइड्स में है। आप जब ये यूट्यूब पे शेयर होगा तो उसमें आपको डिटेल्स देख लीजिएगा। कोरोना वायरस के बारे में वही जो बात पिछली स्लाइड्स में थी, उसी बात को हमने यहाँ कहा है कि हिंदुस्तान में कैसे ये वायरस का प्रकोप बढ़ा, फिर हमारी सरकार ने क्या क्या स्टैंड लिए, फिर कैसे कैसे प्रोटोकॉल बना, वही चीज मैंने इस स्लाइड्स में रखा है। इस स्लाइड्स में भी वही बात है कि खास करके भारत में जो सीवियरिटी थी कोरोना वायरस की, एक खास दौर में बहुत सीवियर रूप में ये फैला था। आपने देखा होगा कि एपिसोड्स, एक बीच में एक टाइम फ्रेम था जिस समय वायरस बहुत तेजी से फैलता था, और उस समय काफी लोग अफेक्ट होते थे। कोरोना वायरस के समय में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि इसमें इंसानों के अंदर भी भेद देखे गए। जैसे आप इस स्लाइड्स में देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास कोई साधन नहीं था, वो जैसे तैसे, सांस आ नहीं रही है, परिवार का कोई भी आदमी अपने कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लाद कर उनको लेके जा रहा है। दूसरी तरफ 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं जहां पर आप एडमिट हैं और आपको पूरा मॉनिटर किया जा रहा है, आपको सारी सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन उसकी कॉस्ट क्या थी? एक कोरोना वायरस का मरीज 25 से 30 लाख 40 लाख रुपया पे करके आया है इस कोविड उसमें। तो आप सोचिए कि आने वाले समय में जो एपेडेमिक्स हैं वो उसी लेवल की एपेडेमिक्स हैं। अब उससे नीचे का कोई एपेडेमिक नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं है कि कुछ 2-4 हजार में काम चल जाएगा। हाँ, होम्योपैथ के रूप में हम लोगों ने 2-4, 5 हजार, 10 हजार के खर्चे में मरीजों को पूरी तरह ठीक किया है, लेकिन वो ठीक से पब्लिश्ड नहीं हुआ, लोगों के बीच में पहुंचा नहीं, साइंटिफिक कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर की, इसकी वजह से ये हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस था वही जो मैं आपसे बता रहा था, कोविड-19 में हमने जो काम किया है वही है इसमें, उसको भी मैं आगे बढ़ाता हूँ। आयुष डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार की मदद से हम लोगों ने किया था। उस दौर में रमजान चल रहा था और 3 महीने तक हम लोगों ने इंटेंसिव काम किया था, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और वो पब्लिश्ड हो रहा है। उसमें आर्सेनिक और कैम्फोरा, ये 2 दवाओं ने मिलकर काफी कुछ काम किया था। अब इस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाऊंगा कि आर्सेनिक थी इसकी दवा की, वो कैम्फोरा थी। देखिए, जीनस एपिडेमिकस एक कॉन्सेप्ट है जिसको डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने बहुत बेहतर तरीके से लिखा है,
वो डिपेंड करता है किस एरिया में क्या सिचुएशंस हैं, किस तरह के कॉमन सिम्टम्स हैं, उसके आधार पर जीनस ईपीडेमिकस तय होता है। कहीं पर कोई दवाई काम करती है, कहीं पर कोई दवाई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े पैमाने पे होम्योपैथी की दवाओं ने लोगों के अंदर के डर को खत्म किया और उनका हौसला बढ़ा। जीनस ईपीडेमिकस का कॉन्सेप्ट डॉक्टर हेनीमैन के ऑर्गेनन में आपको 101, 2, 3 एफोरिज्म में मिलेगा। तो ये सब आप जानते ही हैं, आपके सामने सब सिर्फ मैं आपके सामने से एक आपको याद दिला रहा हूं बस। हम लोगों ने अकेला काम नहीं किया, यूएसए, यूके और भी कई रोमानिया, इटली, ईरान, कई जगह काम हुआ, फ्रांस में काम हुआ और वो पब्लिश्ड भी हुआ। वो सारी चीजें हम लोगों के मेरे पेपर में है, वो पेपर जल्दी ही आ रहा है। कोविड-19 एंड वी करके एक मेरी किताब है और उसकी बड़ी किताब आ रही है, पब्लिक हेल्थ एंड पैंडेमिक। उसमें पूरी कैम्फोरा स्टडीज का पूरा जिक्र है। नेशनल कैपिटल दिल्ली में जो हमने काम किया था वो यहाँ पर है, उसका डेटा ये है, ये भी उसका डेटा है। तो इन सब को मैं स्किप कर रहा हूँ। होम्योपैथी का जो हम लोगों ने काम किया उस पर 3-4 बड़े कमेंट्स आए थे। डॉक्टर परवेज ग्रांट हैं, वो बहुत ही बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोवास्कुलर सर्विसेज रूबी हॉस्पिटल पुणे का बहुत फेमस हॉस्पिटल है, उसके वो चेयरमैन हैं। उन्होंने अपने पेपर में जिक्र किया कि होम्योपैथी की मदद से कैसे खास करके उन मरीजों को जिनको कि HCQ और आइवरमेक्टिन जैसी एलोपैथी की दवाओं से फायदा नहीं हुआ, उसमें इन्होंने उसका लाभ लिया। ये उनके अपने पेपर में है। तो ये सब इनकरेजिंग बात है, जिस तक हम पता नहीं हमें से कितने डॉक्टर्स को ये पता है, नहीं पता है तो आप इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानिए। और उन्होंने प्रेज किया, उन्होंने अपने लेवल पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लिखा और उसके बाद काफी मतलब हम लोगों का उत्साहवर्धन हुआ था और उसकी वजह से लोगों के मन में होम्योपैथी के प्रति एक अच्छा भरोसा आया था। कोविड-19 में और भी जैसे कोल्हापुर में काम हुआ, डॉक्टर मुकुंदन और उनकी टीम ने काम किया, देहरादून में काम हुआ, बहुत सारे ये सब बस मैंने उसका रेफरेंस दिया है। गोवा में, केरला में, गुजरात में, दिल्ली में, मुंबई में। राजीव बजाज साहब का जो कंट्रीब्यूशन है उसका मैंने जिक्र किया ही। खास करके पुणे की जो पुलिस है, पुणे पुलिस में करीब 15,000 पुलिस पर्सनल्स में इस पर काम हुआ था। वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने अलाउ किया था और बजाज ऑटो की मदद से, उनके सपोर्ट से 15,000 पुलिस पर्सनल्स को होम्योपैथी के माध्यम से इम्यूनाइज किया गया था और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। मोर देन 80 to 90% रिजल्ट्स आए थे, जिसको वहाँ की सरकार ने पब्लिश भी किया था। होम्योपैथी का यूज उस पर क्या बोल रहा है आप सब जानते ही हैं। इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर हम लोगों ने जो काम किया था, रिसर्च इन होम्योपैथी। अभी कुछ रिसर्च बहुत ही जिसको आप रिसर्च प्रोटोकॉल के तहत रिसर्च मानेंगे, उस तरह के रिसर्च, जैसे दिल्ली वाला रिसर्च है, मुंबई का रिसर्च है, पुणे का रिसर्च है, ये सब CTRI के द्वारा अप्रूव्ड रिसर्च है, इथिक्स कमेटी के द्वारा अप्रूव्ड रिसर्च है। तो मुझे उम्मीद है कि इन सभी रिसर्च की फाइंडिंग्स अब आनी शुरू हो गई हैं और अगले दो महीने में मुझे लगता है कि इसी साल तक, दिसंबर तक, ये सारे रिजल्ट्स आएंगे और वो काफी इनकरेजिंग होंगे। होम्योपैथिक रिसर्च अपॉर्चुनिटी बहुत है। अभी भी हमारे देश में आप देखेंगे कि जो कंपैरिजन अगर कंपेयर करेंगे तो होम्योपैथी इज मोस्ट नेग्लेक्टेड साइंस इन रिसर्च। In comparison to allopathy, only 1%, rather less than 1% research is being done in homeopathy. We have 3.5 lakhs of homeopaths available in India, in which around 6 to 9% is interested in research, but due to very limited opportunity, less than 1% homeopaths are involved in research. ये काम हम लोगों को करना है और पता होगा आप लोगों को, खास करके डॉक्टर राशि को पता है या अशोक, सबसे हम लोगों ने शेयर किया कि हम लोग रिसर्च जर्नल के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है और बहुत जल्दी वो जर्नल का टाइटल हम लोगों को मिल जाएगा। काफी 1 साल पहले से हम लोग लगे हुए हैं, बल्कि 1 साल से ज्यादा हो चुका है।
अब देखिए सरकार का प्रोसेस है, अगर वो आता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि खास करके अपने कम्युनिटी में जो माइंड टेक्निक से काम करने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको इनवाइट करेंगे कि अगर आप कोई इस तरह का यूनिक केस निकालते हैं किसी दवा से, तो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसके फॉर्मेट हम आपसे शेयर कर देंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उस फॉर्मेट में अपना वो एक्सपीरियंस लिख के भेजिए जो हम लोग उस जर्नल में छापेंगे। और जाहिर है वो जर्नल ISSN अप्रूव्ड जर्नल होगा, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर एक रिसर्च जर्नल के रूप में उसकी मान्यता होगी और उस हिसाब से हम धीरे धीरे शायद होम्योपैथी को आगे ले पाएंगे। होम्योपैथी में जो स्कोप है इस पे भी क्या बोलना, आपको पता ही है कि MD कोर्सेज हैं, MSc के कोर्सेज हैं जो एलाइड रिसर्च से संबंधित हैं, MBA कोर्सेज हैं, बहुत सारे हमारे होम्योपैथी के डॉक्टर MBA हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में करके बैठे हैं। आप भी इस फील्ड को ले सकते हैं। बहुत सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स हैं जो रिसर्च से रिलेटेड हैं, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो होम्योपैथी को मदद करती हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, वहाँ पर होम्योपैथी के लिए रिसर्च हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में रिसर्च हो रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर NIHFW में रिसर्च हो रहा है, ICMR में हो रहा है। हालांकि हमारा CCRH अलग है, लेकिन अभी भी ICMR में 3-4 ऐसे रिसर्च के प्रोजेक्ट है जो होम्योपैथी की दवाओं पर हो रहे हैं। एम्स में रिसर्च हो रहा है, IGNU में हो रहा है, रॉयल सोसाइटी ऑफ पब्लिक हेल्थ में हो रहा है। तो इन सब जगहों का फायदा हमें उठाना चाहिए। ये सब जर्नल्स हैं जिसमें आप इस तरह के आर्टिकल्स लिख सकते हैं। आर्टिकल्स का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को आप डाउनलोड कर सकते हैं या इन सारे एडिटर से बात करके आप उसको कर सकते हैं। आज की जरूरत क्या है? आज की जरूरत है कि हमारा जो नॉलेज है, हम अपने मेडिसिन के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, अपने टेक्निक के बारे में जो हम जानते हैं उसको एक साइंटिफिक ग्लोबल लैंग्वेज में, ग्लोबल साइंटिफिक लैंग्वेज में ढाल कर लोगों के बीच में रखेंगे, तभी लोग मानेंगे। अगर अदरवाइज हम 2-4 डॉक्टरों के बीच में अपना केस डिस्कस कर लेंगे, जनरल कम्युनिटी या जनरल साइंटिस्ट या जनरल इंटेलेक्चुअल्स आपको नहीं सुनेगा, कहेगा यार ठीक है आप लोग पता नहीं क्या करते हैं। एक केस 2 केस से बात नहीं बनेगी, उसका एक प्रोटोकॉल है कि बड़ी संख्या में अगर केस इंप्रूव होते हैं तो उसको मान्यता मिलेगी। तो हमें भी लगभग इस तरीके से काम करने की जरूरत है। मेरे इस प्रेजेंटेशन का यही उद्देश्य था। हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? देखिए, लर्निंग आर्ट एंड साइंस ऑफ होम्योपैथी, इट्स अ प्रॉपर, इसका जो प्रॉपर तरीका है उसको समझना बहुत जरूरी है। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बहुत इसमें अहम रोल प्ले कर सकता है। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका एंड रेपर्टरी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। रिसर्च ऑफ एवरी केसेस एंड इट्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, पार्टिसिपेशन इन ऑथेंटिक सेमिनार्स, लेक्चर्स, इन सब टेक्निक का सहारा लेकर हम ये सब कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बिना इसके बात बनेगी नहीं। हम सिर्फ एक केस सुनने के लिए या एक रूब्रिक सुनने के लिए अगर हम सेमिनार में या इस तरह के ऑनलाइन क्लास में आ रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को और आगे सोचना चाहिए। What to do to achieve the goal? Whenever I entered my clinic, I thought that how can I treat this case? But when I leave my clinic, I thought, oh, how beautiful this science is. ये डॉक्टर शंकरन के लाइन है, लेकिन मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो उनको भी पता है कि मैं भी उनकी बातों को फॉलो करता हूँ और बहुत सारे लोग शायद समझ भी रहे होंगे कि मैं किनको फॉलो करता हूँ। मैं सभी मास्टर्स को फॉलो करता हूँ। तो जैसे ही हम लोग क्लिनिक में आते हैं तो हमें लगता है कि यार कुछ है नहीं हमारी साइंस में, क्या होगा, एक बूंद दवाई से होगा क्या। लेकिन जैसे ही आपको रिजल्ट मिलते हैं तो लगता है कि यार कितना बेहतरीन साइंस है। इसलिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आप किसी भी पेशेंट को एक चैलेंज के रूप में लीजिए। आप ये मत सोचिए कि अरे इस तरह के मरीज को तो मैंने पता नहीं कितने मरीज ठीक कर दिए, तो ये क्या है, ऐसा मत लीजिए। हर पेशेंट अपने आप में नया है, उसको आप बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर, आप प्रेजुडाइज खत्म कर लीजिए। आप मान के चलिए कि ये बिल्कुल एक नई दुनिया में हम आ गए हैं और हम यहाँ पहले कभी नहीं आए थे और फिर हमको इसको एक्सप्लोर करना है। पेशेंट इज योर प्राइम कंसर्न। You can ignore many things, but not your patient. You will go in depth for your patient. Summary of several cases. ये cases शायद मैं दिखा भी चुका होऊंगा, हाँ, लेकिन फिर भी एक केस देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको वाइंड अप करूंगा।
एक मेरा मित्र है, वो बेसिकली ब्रॉडकास्टर है, वो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा हुआ, 55 ईयर्स का था, उसको कोविड हुआ था। वो अपने पास के अस्पताल में एडमिट हुआ, 3 हफ्ते तक रहा, फिर उसके बाद रिकवरी के बाद वो घर आ गया, लेकिन उसके ज्वाइंट पेन, ब्रेथलेसनेस, वीकनेस नहीं गए। He was put on vitamins and allopathic medicines but was not happy. He became fed up. His symptom was unconscious, continued fever, delirium, thirst, absent, cold perspiration, chill in the body, especially in the chest, fear of animal, restlessness. ये उसके symptoms थे। इसको जब हमने रेपर्टराइज किया तो हायोसियामस, बेलाडोना, आर्स, पल्स, ओपियम, ब्राइनिया, स्टामोनियम आया, और भी दवाइयां आई। आप देख रहे हैं, अगर स्लाइड विजिबल है, मतलब छोटा नहीं है, तो आप देख रहे होंगे कि लगभग इतनी सारी मेडिसिन इसको कवर कर रही है। लेकिन सबसे लीडिंग मेडिसिन उस समय हायोसियामस था। हायोसियामस दिया, हायोसियामस से कोई खास फायदा नहीं हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ रेपराइजेशन पेशेंट, एस्ट्रामोनियम दिया था, एस्ट्रामोनियम से कोई फायदा नहीं हुआ। हिज कंप्लेंट वेयर troublesome, after 2 days patient was prescribed। फिर उसके बाद हमने इसको हायोसियामस दिया। अगर आप रेपर्टरी में देखेंगे तो लीडिंग मेडिसिन एस्ट्रामोनियम है, लेकिन एस्ट्रामोनियम ने काम नहीं किया, एस्ट्रामोनियम से उसको रिलीफ नहीं मिला। देखिए, एपेडेमिक्स में, एक्यूट डिजीजेज में इस तरह के कई सारी अजीबोगरीब चीजें होती हैं कि वेल सेलेक्टेड, जो सबसे ज्यादा मार्क ले रहा है जो मेडिसिन, वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन हायोसियामस ने काम किया। और हायोसियामस के एक खुराक के बाद, हायोसियामस 200 पोटेंसी की कुछ खुराक दी गई थी, उसके बाद उसको 1M दिया गया, और आप मानेंगे कि 3 हफ्ते में पेशेंट के सारे सिम्टम्स चले गए और नॉर्मल है। अब तो ये पेशेंट लंदन में है, वहां अपने ब्रदर के साथ काम पे है। तो इस तरह के केसेस हम लोगों ने निकाले थे। एक और केस है जिसको कि मैं बताता हूँ। एक टीना नाम की 42 ईयर्स की लेडी थी, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में आई थी। उसको कोविड हुआ था दिसंबर 20 में, नेगेटिव हो गई थी 25 दिन के बाद। शी वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर 3 वीक्स। आफ्टर रिकवरी शी टुक फॉलो अप treatment for further 3 months, but her main complaint was continued. Her symptom were muscles pain, headache, intermittent fever, constipation, irritability, insomnia वगैरह वगैरह। एक्यूट केसेज में सर ऐसे ही सिम्टम्स मिलेंगे। एक्यूट केसेज में उसके माइंड के सिम्टम्स को एक्सप्लोर करने का होता है, मौका होता है, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स रिमोट से होते हैं, फोन पे बात करेंगे आपसे या फिर ऑनलाइन कंसल्ट करेंगे। उस समय तो ऐसे ही माहौल था, इसलिए बहुत ज्यादा मेंटल सिम्टम्स नहीं मिले। लेकिन आप जब 101 पढ़ेंगे, 102, 103, 104 एफोरिज्म को पढ़ेंगे, तो हैनीमैन ने इशारा किया कि एपेडेमिक्स में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पेशेंट से इत्मीनान से बात करें और पेशेंट आपको अपने दिल की सारी बात बताएगा। उसका जो फिजिकल सिम्टम्स है, आपको उस पर काम करना है। शी वॉज प्रेजेंटिंग फियर ऑफ लॉन्ग इलनेस। अब देखिए, मेंटल सिम्टम भी मिल रहा है। यूज absurd or abusive language even with her children, thinking dark in future, anxiety for her children. She complained sensation of burning during stool. She become anxious while using toilets. ये सब उसके सिम्टम्स है। हमने जब एनालाइज किया तो कैमोमिला मिला, कैमोमिला, एनाकार्डियम, फास्फोरस, सल्फर, स्ट्रेप्सिगेरिया, कॉस्टिकम, ये सब कैमोमिला दिया गया। कैमोमिला ने शायद काम किया था, यस वेरी, कैमोमिला ने काम किया और वो बिल्कुल नॉर्मल हुई। ये सब हमारे पास रिकॉर्डेड केसेस हैं, आपको दिखा सकते हैं। ऐसे ही एक और केस है, इस केस को मिसेस सक्सेना का केस है। इसका वीडियो देख लीजिए, मैं अपने फिर कभी इत्मीनान से इस पर चर्चा करूंगा। ये एक केस है, आप इसका वीडियो देखिए। ये खड़ा भी नहीं हो पा रही है आफ्टर कोविड। ये सिम्टम जी, आपको ये दर्द कैसा महसूस होता है? आपको दर्द का सेंसेशन बताइए, मतलब जब दर्द होता है तो आप क्या महसूस करते हो? ये सेटी पर बैठ नहीं पा रही। यहाँ से काट के निकाल दो। बहुत ज्यादा पेन होता है। नहीं, दर्द बताइए पहले, ये तो आप सोल्यूशन बता रहे हो। हाँ, ऐसा लगता है कि कोई इसके अंदर कुछ चीज नहीं, जो घुसी हुई है निकाल दो, उसको निकाल के हटा दो। इतना पेन रहता है। आपको लग रहा है कुछ घुसा हुआ है, ऐसा पेन है इसके अंदर जो निकल ही नहीं रहा है, कभी निकलता ही नहीं है। कोई पोस्चर नहीं दे रहा, ना सोने दे रहा है, ना उठने दे रहा है, ना बैठने दे रहा है। बस मैं इस तरह से लटक के बैठ सकती हूँ थोड़ी देर तक। ये इस पोस्चर में थोड़ा कंफर्टेबल रहती हूँ।
सर जो परसों वैक्सीन लगी है ना मेरे यहाँ पर पाँव पे, वैक्सीन, हाँ टीका, हाँ एक इंजेक्शन लगाया है। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर विभोर करके है वो, हाँ वो ऑर्थो के डॉक्टर है, हाँ उन्होंने लगाया। तब से ना पेन कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गई, बढ़ी, हाँ बहुत ज्यादा। क्या बोल के लगाया उन्होंने, है क्या प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर विभोर का, ये वाला? अच्छा जी जी। उसके बाद से पेन बहुत ज्यादा है। पहले मैं थोड़ा खड़ी हो जा रही थी, वो अब खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। इतना पेन है यहाँ से यहाँ तक, थाई तक तो पेन बहुत जबरदस्त है। जी जी जी। कमर से लेकर और खड़ी नहीं हो पाई सर। लेफ्ट लेग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, उठ नहीं पा रहा लेफ्ट वाला। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं कि सेंसेशन नहीं है, उसमें सेंसेशन है, महसूस हो रहा है। आप कुछ काटो या कुछ करो तो चीजें समझ में आ रही है, लेकिन खड़ी नहीं हो पा रही हूँ उसके वजह से। तो मन में क्या क्या बातें आती, क्या चाहते हो आप, आपके अंदर से अपनी फीलिंग क्या है? सर मैं बस चाहती हूँ कि इस पेन से मुझे रिलीफ मिल जाए जल्दी से जल्दी। मैं खड़ी होना चाहती हूँ, खुद चलना चाहती हूँ, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती। मैं बहुत, आप लोग देख पा रहे हैं ना, एवरीथिंग इज ओके? यस सर, यस यस सर। परेशान हो रखी हूँ पिछले 1 मंथ से। तो डिपेंड अभी किस पे डिपेंड? जैसे मैं किसी का सारा हस्बैंड का ले रही हूँ, मम्मी का ले रही हूँ, वो मैं चाहती नहीं कि उन लोगों के थ्रू जाऊँ। मैं वॉशरूम भी मुझे किसी को पकड़ कर जाना पड़ रहा है या डंडे की हेल्प लेनी पड़ रही है, वो मुझे। सर बस पेशेंट का वीडियो ब्लर आ रहा है। ब्लर ही आएगा क्योंकि वो जो है ना, ये प्रोटोकॉल है, पेशेंट की आइडेंटिटी हम थोड़ी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। और अगर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो मैं मेहरबानी करके प्लीज मत कीजिए, क्योंकि फिर हम इस तरह का केस दिखा नहीं पाएंगे, वो बहुत लीगल बाइंडिंग्स है। प्लीज एकदम से भागो दौड़ो, लेकिन थोड़ा बहुत मैं खड़ी होकर अपने जो मेरी आवाज सुनिए, वो तो कंप्लीट खुद कर सकता हूँ। जैसे नहाना, वॉशरूम जाना, ये सब उसमें मुझे थोड़ा चाहिए, मुझे थोड़ी रिलीफ मिल जाए, मैं खड़ी हो सकूँ। तो खड़े होने का चाहिए आपको, बाकी बीमारी ना भी ठीक हो? नहीं सर, बीमारी मुझे ठीक करनी है और जड़ से करनी है। और उसके लिए आप जो कह रहे हैं कि मैं पेन बर्दाश्त कर लूंगी सर, मैं पेन बर्दाश्त करूंगी। आप 2 महीने कहेंगे, 3 महीने बोलेंगे, बस मैं नहीं चाहती कि मेरा ऑपरेशन हो, क्योंकि मैं 2 ऑपरेशन से बहुत थक चुकी हूँ और मेरा बॉडी में मुझे नहीं लगता कि अलाउ करेगी। तो ऑपरेशन में क्या दिक्कत आ रही है आपको? ऑपरेशन में क्यों नहीं चाहती आप ऑपरेशन? सर 2 ऑपरेशन पहले हो रखे हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरी बोन अब उस लायक है कि मैं 3rd ऑपरेशन भी झेल सकूँ। नहीं कर पाऊंगी शायद। उसके बाद फिर भी मुझे रिलीफ नहीं मिला तो फिर और ओटी मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि नॉर्मल होम्योपैथिक थ्रू मैं जैसे भी ठीक होना चाहूँ हो जाऊँ। होम्योपैथी को कितना जानती हो, कैसे भरोसा होगा होम्योपैथी? भरोसा ही सर, पूछा मैंने 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किया, सब यही बोल रहे हैं। जो मेरे सीनियर, आप भी सबसे सीनियर है, और एक दिल्ली मैम जानती हूँ मैं उनको, वो भी मुझे बहुत टाइम से जानते हैं, वो भी यही बोल रहे हैं ना, दर्द पेन बर्दाश्त कर सकते हो, कर लो 2-3 महीने, ये चला जाएगा। सिजेरियन से कोई तुम्हारी गारंटी नहीं है कि दोबारा नहीं होगा, वो हो भी सकता है सिजेरियन के बाद भी। और बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, बॉडी पहले जैसे नहीं है, तो मैं नहीं चाहती सर सर्जरी करना, क्योंकि मेरी तो छोटे वाले बच्चे बहुत ही छोटे। खाने में आपको क्या पसंद है? मैं कुछ भी खा लेती हूँ सर, मुझे कुछ भी पसंद क्या है खाने का? जैसे दाल चावल, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो तो आप क्या प्रेफर करोगे? मैं तो सिंपल खाना सर, दाल चावल और आलू की सब्जी, सारी चीजें अवेलेबल। 50-60 पनीर खा लेती हूँ। नहीं खा लेती हूँ नहीं पूछ रहे, व्हाट फूड यू लाइक मोस्ट, व्हाट इज योर लाइकिंग? दाल चावल और आलू की सब्जी बस। और भी 50 मेनू है, पूरी खा लूंगी, पूरी या पनीर की सब्जी, ये सब चीजें। अच्छा, ये बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और क्या करना अच्छा लगता है? सर सब कुछ, घर को साफ सुथरा करके सुंदर लगाना, बच्चों को पढ़ाना। आप क्या पढ़ाती हो, क्या सब्जेक्ट है आपका? सर मैं प्राइमरी टीचर हूँ। 1 to 5। हाँ जी, 1 to 5 सेंट्रल स्कूल। यस सर। अच्छा। और कुछ आपको अपनी बीमारी के बारे में बताना है? नहीं सर, यही है कि खाली पेन मेरा जा नहीं रहा। अगर पेन नहीं जाता तो मैं आज भी शायद आपको खड़ी नहीं होती। इतनी विल पावर है कि अगर ये पेन नहीं होता तो मैं खड़ी होकर चल भी लूंगी। ये पेन जो हो गया मुझे, इसकी वजह से प्रॉब्लम। इसमें आपको कंफर्ट है, इस पोस्चर में? इस पोस्चर में कंफर्टेबल लगती हूँ सर। मैं सीधे नहीं सो पा रही, अगर पाँव मोड़ के सोना, भाई वगैरह बता रहे हैं कि सीधे सोएगी तो शायद थोड़ा पेन रिलीफ होगा, बट मुझे सीधे सोने नहीं दे रहा सर, वो इतना ज्यादा पेन है ना। तो आप घर में सोते कैसे हो? मैं सर करवट लेके टाँव को इधर उधर करके जैसे तैसे एडजस्ट करके सो रही हूँ 2 दिन से। तो क्या परसों तो सोई नहीं, कल थोड़ा रिलीफ लगा थोड़ा रात में, तो कल थोड़ा सोई हूँ, बट आज सुबह से मॉर्निंग से फिर से पेन इतना बढ़ गया है ना कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पेन ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ऐसे कमरे से मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा था, मैं बैठ पा रही हूँ ऐसे इस पोस्चर में। बेड पे भी अगर मुझे ऐसे बैठा देंगे तो मैं ऐसे बैठी रह सकती हूँ। अगर पूरा पैर फैला के आपको पेट के बल लेटा दिया जाए तो भी दर्द होता है? हाँ सर, दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसे में दर्द कम है। ऐसे में मुझे दर्द थोड़ा कम लगता है।
अच्छा, कम लगता है, मैं बैठ सकती हूँ, इतना है कैसे में दर्द तो है बट कम है, जैसे बेड पे लेटने से उससे तो बेड। ये केस था सर। अब आप इसका फॉलो अप देख लीजिए, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ये उसका फॉलो अप है 1 महीने के बाद। अभी आप अपने 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 एफर्ट से खड़े हो सकते हो आराम से। पेशेंट बैठ भी नहीं पा रही थी, अब देखिए ये कंडीशन। और फीलिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं? फीलिंग स्ट्रांगली आई है। ये इसका 3rd फॉलो अप है। चलने वलने में किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सर, बस वही खाली बगल की प्रॉब्लम और कुछ भी नहीं है, और हल्का फुल्का पेन होता है बैठ के उठने पर, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अपना कोई काम खड़े होके करना या अपना तो सारा काम हो जाता है, घर के भी थोड़े बहुत काम करना। अब मैं सच बोलूं तो थोड़े बहुत कुकिंग भी करने लग गई हूँ, किचन में भी अपने थोड़े बहुत काम करके बच्चों के भी हो जाते हैं, उनको उठाता तो नहीं हूँ, जैसे कि नहलाना, खाना वाना खिलाना, ये सब अपना होने लग गया। ये सब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ सर। 10 में से 9 मार्क्स दूंगी कि मेरे इतना ज्यादा सर सारा। और अभी अभी आपका 3 महीना हुआ? हाँ जी सर, 3 मंथ ही हुआ। 3 मंथ में भी पूरे कंप्लीट नहीं कहूंगी मैं सर, अभी उसमें भी कुछ डेज बाकी है। बस मेरे बैक वही थोड़ा बबल्स का रह गया, हल्का फुल्का जो बैक पेन है, पहले थोड़ा अकड़न सी लगती थी, अब तो वो भी नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लगता है कि ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, और कुछ ऐसा ही लगता है मैं बैक में भी लेट जाती हूँ, मतलब हर तरह से कंफर्टेबल हो गई हूँ। कोई टेंशन नहीं। तो ये केस था सर। हेलो, हैं आप लोग? यस सर। यस सर। बताइए। जी सर। यस सर। बताइए कैसा लगा, क्या आपको क्या लग रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज मैं मेडिसिन नहीं बताने वाला हूँ, आज आप लोग बताइए। और ये मतलब 2.5 महीने का है, 2 महीना कुछ। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट थी सर। हाँ जी। हेलो जी बोलिए। हम सोच रहे थे कि जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं ना, क्या क्या? ये समय की हानि नहीं है, ये समय के मुताबिक नहीं है, इसको समय के मुताबिक बनाना पड़ेगा होम्योपैथी को। जी 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 जी, वही इसमें बात। हाँ, वही बात। सर की तरफ जाना पड़ेगा इसमें। हाँ वही बात तो मैं भी कह रहा था ना, पूरा हाँ। आज पूरा लेक्चर इसी पे था। हाँ, डॉक्टर मान से बात होती रही ना मेरी, मैं डॉक्टर मान का क्लास फेलो हूँ। अच्छा, क्या नाम? इसको समय का हानि बनाना चाहिए। क्या नाम डॉक्टर साहब? डॉक्टर जगन्नाथ ग्रोवर पाना से, मुक्तसर से। जी 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 डॉक्टर साहब। हाँ जी। और हमारी बात चलती रहती है, हम सोच भी रहे हैं कि कोई ना कोई ग्रुप बनाया जाए जो रिसर्च विंग उसका बने, उसमें टेक्नोक्रेट भी हो, साइंसदान भी हो और डॉक्टर भी हो। कर रहे हैं हम लोग, आप इस ग्रुप से जुड़े रहिए, ये अपना जो एएमटी ग्रुप है इससे जुड़े रहिए, हम लोग कर रहे हैं बहुत इत्मीनान से, बहुत हाई 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 लेवल पे कर रहे हैं। मतलब हमारे जो रिसर्च वो आईसीएमआर के लेवल से कम के रिसर्चर नहीं है, हम लोग सब काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगेगा। ये ग्रुप को बढ़ाइए और डिसिप्लिन तरीके से इसको बढ़ने दीजिए, दुआएं कीजिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे। नहीं, हम आपके साथ रहेंगे ना हर समय। हाँ बिल्कुल रहना पड़ेगा ना, तो अकेले तो ही नहीं। हाँ जी। और कोई? तो अब मैं यही लेक्चर खत्म करूंगा। अब आप लोगों से सुनूंगा। मैं स्लाइड को हटाता हूं। अब आप लोगों का चेहरा तो दिखे मुझे, मेरे सामने कुछ बिल्कुल वो है जी। सर ये पेशेंट जो है एक तो फस्टिडियस है, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट था, और इंडिफरेंस टू रिकवरी दिख रहा था, जहाँ पे वो बोल रही थी कि मेरा पेन ठीक कर दो, जबकि उसको उठ के खड़ा होने नहीं आ रहा है। वो सब चीजें हैं, लेकिन इंडिफरेंस टू रिकवरी लग रहा था। एंड रेस्टलेसनेस, पेन फ्रॉम, वो भी दिखा। और मुझे चल के उठ नहीं पा रही हूँ, फिर नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल ऐसा हो गया, बिजनेस इनकेपेसिटी, और बहुत ही इम्पेशेंट। और वो इम्प्रेशन लेकर आई है कि किसी और का ठीक हो गया था आपके पास, तो फिर आपके पास आई है वो। तो क्या लगता है? आर्सेनिकल लगता है। चलिए, और दूसरा कोई, दूसरी दवा वाले कोई हैं? मे भी जल्दी भी हो सकता है।
क्यों? कि पॉजिटिव लाइट के लिए अगर किसी का सुन के आपके पास आई है तो उसको वो पॉजिटिव लाइट चाहिए आपसे। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूं, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने इस बात को कहा था कि देखिए हर रूब्रिक हर मरीज का एक दवा बताता है, उससे तो बात नहीं बनेगी ना, हमें सिमिलिमम तक जाना है। आप एज ए होल देखिए, एक एक रूब्रिक एक एक दवाई तो बता देगी, लेकिन एज ए होल पेशेंट कहाँ है, उसका स्टेट क्या है। आप देखिए कि वो बैठा हुआ है, ये इसका ये वाला देखिए, ये पेशेंट बैठा हुआ है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, और उसका दुखड़ा और पूरी जो बात उसने बताई है, वो दोनों चीजों को जोड़ के आप देखेंगे तो आपको उस केस की गंभीरता समझ में आएगी, और वहां दवाई है। इसके एक एक रूब्रिक में तो बहुत सारी दवाई है, इसके एक एक स्टेटमेंट में तो बहुत सारी दवाई है। एक सर हेल्पलेस फीलिंग भी है उसके अंदर। लीडिंग क्या है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये वाला रूब्रिक मिल जाए तो बाकी सारे रूब्रिक हम छोड़ सकते हैं। जी 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 क्लिंग कर रही है सर वो। सहारा नहीं लेता। वन बाय वन प्लीज। जी बोलिए। क्लिंग कर रही है सर, फर्नीचर को भी क्लिंग कर रही है, आपको भी क्लिंग कर रही है। यस ट्रू। और कोई ऑब्जर्वेशन? किसी का सहारा नहीं लेना चाहती सर, उसने बोला नहीं। वो तो एक ही बोला ना, उसके बाद तो सहारा ले रही है ना। वो बोला वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहती है, वो उसका एक कैरेक्टर है, लेकिन सोल कैरेक्टर क्या है? मैंने आपको बोला ना कि देखिए पेशेंट का एक नहीं करवाना है, उसको पेन बियर कर लेना है। हाँ ये है, लेकिन ये सोल कैरेक्टर है क्या? आप खुद से जज कीजिए, खुद से एग्जाम दीजिए, खुद से अपनी कॉपी इवेल्युएट कीजिए। आपको लगता है ये सोल कैरेक्टर है? इसके 4 मिनट के वीडियो में वो ही चीज घूम रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है ना, पैरेलल तो बहुत सारी चीजें चली। फील्डिंग हो सकता है कि जैसा Yielding, आप कहेंगे वैसा करेंगे। नहीं वो तो किसी से इन्फ्लुएंस होके आया है ना। देखिए जो भी परेशान होगा पेशेंट, अगर उसको कोई होप दिखाएगा कि फला डॉक्टर साहब के पास जाओ, रिजल्ट मिलेगा, अच्छे हैं, उन्होंने बहुत लोगों को ठीक किया, तो वो आएगा। यील्डिंग उसका अपना कैरेक्टर है क्या? सर हाई स्पिरिटेड लग रही है। अच्छा कैसे? सर उसने बोला ना कि 2 बार ऑपरेशन करवाया है, लेकिन उस डर से वो फिर से वो चीज जो है नहीं समझ चाहती। मतलब वो पहले ऑपरेशन करवा चुकी है, उसका डर है कि फिर आगे वो कराएगी तो उसका शरीर फिर उसको प्रॉब्लम आगे कोई ना हो जाए। आपसे उम्मीद लेकर आई है, पहले वो कंटेंट में थी, इसमें वो डिसकंटेंट में चली गई है। लेकिन अच्छा। वो बोली ना कि जो है मतलब मुझे खड़ा होना है, मतलब वो खड़ा होना चाहती है अपने दम पे, जो है मतलब उसको चलना चाहे से भी चलना। बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा और कुरेदिए तो आपको मिल जाएगा, यहीं पे डायमंड पड़ा हुआ है। सर उसको इंडिपेंडेंट रहना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। हाई स्पिरिटेड है सर। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है कि वो जो भी बात करती है उसके पीछे वो रीजन देती है। सर ऐसा है ना, देखिए उसके एक एक स्टेटमेंट में एक एक रूब्रिक है, और हर रूब्रिक में कुछ ना कुछ दवाई है, तो हमें सिमिलिमम तक जाना है, हमें उसका सोल ढूंढना है। एपी सेंटर कहाँ है? इतने सारे रूब्रिक्स का एपी सेंटर कहाँ है? जो उठा लेने से पूरा सिम्टम्स उसके पीछे हो जाएगा। हु इज द लीडर ऑफ द रूब्रिक्स? इसमें लीडिंग रूब्रिक क्या है? होपफुल है सर, होपफुल भी है। होपफुल तो है, होपफुल है, क्लिंगिंग है, बहुत सारी चीजें तो आ गई ना। इन सबको जोड़ जाड़ के आपको क्या लगता है? उसको वो ऑपरेशन नहीं करवाना है तो वो प्रोसेस में से फिर से जाना नहीं है क्या? हाँ ये भी है, 2 ऑपरेशन कराने के ईयर बाद ऑर्डियल नहीं, लेकिन ईयर ऑर्डियल दो सर वो ऑपरेशन तो परसिवरेंस है, क्योंकि वो इतने टाइम से लंबे टाइम से जूझ रही है, लेकिन उसके लिए लगातार वो कोशिश करे जा रही है बाहर निकलने की। तो क्या दवाई दी गई होगी जिससे कि ये यहाँ तक आ गई? मैं आज नहीं टोस्टा सर। हाँ इस्पांजिया टोस्टा नहीं, मैं नहीं बताने वाला आज।
ये लेक्चर अभी कंटिन्यू है, अभी एंड नहीं कर रहे हैं। आप लोग सोचिए, राशि इसको डाल देंगी ग्रुप में, उसको फिर से देखिए उस केस को, और उसके बाद फिर ठीक है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सस्पेंस बना के रखा हुआ नहीं, हमने कोई सस्पेंस नहीं रखा है। रिटर्न में दीजिए ना, केस रिटर्न में दीजिए ना। हाँ, वो आएगा ना, आप उसमें ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन है ही। तो ये आज का लेक्चर में यही रोकूंगा। इसके वीडियोस के सहारे आप इस केस को एक्सप्लोर कीजिए और हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और कोई क्वेश्चन? कॉप चेजिंग हो सकता है? कैसे आपको लग रहा है? उससे तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें लोग बोल गए। अब जैसे वो अभी इसका पोस्चर देख लीजिए, वो क्लिंगिंग है, वो इसमें कोई शक नहीं है, क्लिंगिंग है। और डॉक्टर किसने बोला था कि उसका क्लिंगिंग फर्नीचर से, हाँ, तो वो फर्नीचर से भी है क्लिंगिंग और मुझसे भी है क्लिंगिंग। उसने स्टेटमेंट में बहुत साफ साफ बोला। ये एक इम्पॉर्टेंट रूब्रिक तो है, इसमें कोई शक नहीं। अब इसके इर्द गिर्द आपको 2-3 मेडिसिन है, उसमें से कोई एक मेडिसिन पहली बार में इसको काफी हेल्प किया है। चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मेरे पास 3 ऐसे केसेज हैं, तीनों मिराकुलस है, तीनों यूनिक केस है, तीनों में पूरी लाइफ चेंज हुआ है। एक ये केस, उसके बाद 2 केस और है, वो हम अगले क्लास में लेंगे। और कोई बात? वो सर, देखते आप हैं। कुछ रिसर्च के बारे में बोल रहे थे ना, आप कुछ रिसर्च के बारे में बोल रहे थे, तो वो रिसर्च क्या ऑलरेडी प्रूव्ड मेडिसिन की रिसर्च की बात हो रही है या फिर क्या है, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, रिसर्च में दोनों ही बातें हैं। एक तो जो प्रूव्ड मेडिसिन है उसका वेरिफिकेशन, क्लिनिकल वेरिफिकेशन, हम लोग उसको भी कर रहे हैं साथ साथ। हाँ, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे मेट्रिया में कोई बात लिखी हुई है, तो हम उसको देखें कि सच में उसमें से कुछ हमें मिल रहा है क्या। एक तो ये काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर शंकरन इसमें हम लोगों के बॉस है, तो वो सारी चीजें हम शेयर करेंगे आपस में। आप लोग भी उसके पार्ट बनिए। दूसरा, जो रेयर रेमेडीज हैं, जो बहुत लेटेस्ट दवाइयां आई हैं जिस पर काम हुआ है, अभी वो इल प्रूव्ड है। हाँ, अभी मुश्किल से बहुत लिमिटेड एरिया में काम हुआ है। हाँ, तो उसको बढ़ाना है। और प्लस थ्योरी के लेवल पर होम्योपैथी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको कि मास्टर ने ऑर्गेनन में और लेजर राइटिंग्स में लिखा है, उसको पुराने स्क्रिप्चर्स को ढूंढना, उसको निकाल कर लाना, ये 3 लेवल पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। एक तो जो हमारा फिलोसफिकल एंशिएंट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, उसको लोगों के बीच में लाना। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि जो इंस्टीट्यूशंस की पढ़ाई है, देखिए, जो कॉलेज से पास करके हम निकल रहे हैं और जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। कॉलेज की सारी चीजें कॉलेज में रह गई, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं माइंड मेथड से, तो बिल्कुल एक अलग दुनिया में हम आ गए। तो कॉलेज की चीजें किनारे चली गई। अब कॉलेज की चीज, ये वाली प्रैक्टिस, उसके पीछे साइंटिफिक बैकग्राउंड, इन सबको क्लब करके तब आप होम्योपैथी को इवॉल्व करेंगे ना, उसको एक्सेप्टेंस मिलेगा मास में। हम एक दूसरे को तो इज्जत दे देंगे, लेकिन मास में हमारा एक्सेप्टेंस तभी होएगा जब आप एक साइंटिफिक प्लेन पर बात करेंगे। और वो साइंटिफिक प्लेन का मतलब हुआ कि जो इन लोगों को भी समझ में आए। अब आप कोई पूछता है इसमें मेडिसिन कहाँ है, उनको क्या समझा सकते हैं? हम नहीं समझा सकते। कोई शुरू में हम जब पढ़ते थे तो एवोगाड्रो लॉ, तो फलाना ढिकाना, ये सब बातें करते थे, लेकिन वो भी बात अधूरी थी। तो उस बात को हम क्लिनिकल प्रूविंग से ही सामने रख सकते हैं कि देखो, ये प्रूव किया, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स की ये वैल्यूज है। इस तरह के केसेस में, इस तरह के दवाओं से इतने लाभ मिले हैं, इतने ज्यादा केसेस में जो भी उसकी सैंपलिंग होती है, एक प्रोटोकॉल है। ऐसा नहीं है कि आपने एक केस ठीक कर दिया तो वो आप पब्लिश कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर उस तरह के 10-15 केसेस ठीक हुए और पैटर्न सबका सिमिलर है, दवाई बेशक बदल जाए, लेकिन अगर एक ही पैटर्न है सबका, जैसे हम लोग उसके यूनिक रूब्रिक्स को, यूनिक सिम्टम्स को पकड़ते हैं और यूनिक सिम्टम से दवाई तक पहुंचते हैं और दवाई काम करती है और ऐसा मरीज बिल्कुल खड़ा होकर दिखा दे, तो दुनिया मानेगी। लेकिन अभी भी दुनिया क्या बोलेगी? अरे ये तो चमत्कार हो गया। मेरा मानना है कि नहीं, चमत्कार जो भी बोले उसको समझिए गाली दे रहा है। आप बोलिए तो साइंटिफिक है बाबा, चमत्कार क्या हुआ? उसको दवाई दी थी, दवाई से लाभ मिला, उसने ऑपरेशन भी कराए थे, लेकिन अब हम उनको दवाई दे के ठीक कर रहे हैं, वो खड़ी नहीं हो सकती है
उसकी पूरी लाइफ हेल हो गई थी, वो अब इतनी मस्त है, घूम रही है, टहल रही है, बातें कर रही है, तो अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजों को जब आप मिलाएंगे ना, तब हमारा जो रिसर्च कंपोनेंट होएगा उसको दुनिया एक्सेप्ट करेगी, प्यार करेगी। इस पे काम करने की जरूरत है। इसलिए इस ग्रुप को मजबूत कीजिए, अच्छे अच्छे लोग इसमें जुड़िए। हर मेंबर जो भी इसमें जुड़ा हुआ है, वो इस तरह के जो भी आपके इलाके में कोई पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनको इस ग्रुप में लाइए और हम लोग इस काम को बढ़ाएंगे। तो सर, रिसर्च आर्टिकल्स लिखने के लिए एमडी होना जरूरी है क्या? पीजी एमडी क्या जस्ट एमबी बीएचएमएस इज इनफ? बिल्कुल लिखिए, बिल्कुल लिखिए, कोई जरूरत नहीं है। और हम लोग एडिटर रहेंगे, तो इसलिए आप डीएचएमएस भी है तो भी लिखिए। हम लोग बस हमें क्वालिटी चाहिए, और वो क्वालिटी का क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया को फॉलो कीजिए। एवरीवन इज वेलकम। हम ऑफ इंस्टीट्यूशनल वो सो कॉल्ड डिग्री के पीछे हम नहीं जाने वाले। आप जैसे भी है आप लिख सकते हैं, आपके अंदर मेरिट है, वो सामने लाइए, उसको वो हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, उसको हम लोग पब्लिश करेंगे। यस सर, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए काफी है। हेलो हेलो या सर, एक पूछना था सर। यस बोलिए। सर, अभी एक रिसेंटली बात हुई है कि एक होम्योपैथ डॉक्टर ने सत्संग जहाँ होता है वहां पर ज्यादा रश होता है, तो वहां पे भाषण दे दिया कि वायरल फीवर में है तो मैं एक मेडिसिन दूंगा सबको, तो आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। और उन्होंने बैसिलिनम 50 ml सबको 2-2 बूंद पिला दी। तो ये कहाँ तक सही, यानी यहाँ पर हम कैसे रिएक्ट करना चाहिए? यानी वहां जहाँ पर हुआ वहां से 2-3 कॉल मुझे भी आए पूछने के लिए ये मेडिसिन दी, तो ये क्या है, ऐसे पूछने के लिए। देखिए ऐसा तो ना बहुत ऐसा हो रहा है, लोग इंडिविजुअल अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की बहुत सारी चीजें, इसको हम बोलते हैं स्टंट। ये ना एक नॉर्मल स्पोर्ट्समैन लैंग्वेज में इसको स्टंट बोलते हैं, कि आपने कुछ ऐसा स्टंट कर दिया कि दुनिया आपको देखने लग गई, अरे क्या कर दिया, कमाल ही हो गया। तो आजकल वो रील का जमाना है, रील बना रहे हैं। वैसे ये हमारी होम्योपैथी का रील है। देखिए मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किस बेसिस पर यह दवाई दी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई जीनस एपिडेमिक सेलेक्ट किया होगा, कोई स्टडी की होगी और उसके आधार पर उन्होंने बेसिलाइनम दिया होगा। वो एक थ्योरेटिकल बायस के तहत उन्होंने दे दिया, बेसिलाइनम दे दिया। कोई भी मियाज्मेटिक मेडिसिन कुछ लोग यूज करते थे पुराने जमाने में ऐसे ही, तो इसके बारे में मैं क्या कमेंट करूं। मैं तो मुझे लगता है कि इस तरह की कंट्रोवर्सी से अपने को बचना ही चाहिए, जब तक कि हमारे पास कुछ रिटेन साइंटिफिक क्लिनिकल एविडेंस नहीं है, तब तक हम लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। कोविड में भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, हर कोई अपना अपना वीडियो बना के डाल रहा है। अच्छा, उससे एक दिक्कत क्या होती है कि कॉमन लोग परेशान हो जाते हैं, जिसने भी वीडियो देखा। अब आपको पता है एस्पिडोस्पर्मा कितना चला, एस्पिडोस्पर्मा नाम की दवा का इतना मिसयूज हुआ कि मैं बता नहीं सकता आपको। वेनेडियम नाम की दवा का मिसयूज हुआ, बहुत सारी ऐसी दवाओं ब्लैक हुई सर, एस्पिडोस्पर्मा ब्लैक में बिकी, ब्लैक हुई। लोग इसको कह रहे थे कि ये वो होम्योपैथिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। तो अब सर क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। देखिए हम जहां से बचना चाहते हैं उसी में फंस जाते हैं। अब एस्पिडोस्पर्मा, जिसको देखिए एस्पिडोस्पर्मा, अभी आप यूट्यूब पे जाइए एस्पिडोस्पर्मा एस्पिडोस्पर्मा। अच्छा, दवा की कंपनियों को तो मजा आता है, उसकी तो दवाई बिक रही है, लेकिन एज ए होम्योपैथ हमें बहुत दुख होता है कि हम लोगों को कितना गलत उसमें बता दे रहे हैं। अच्छा, भोले भाले लोग जो है ना, उनको ऑक्सीजन लेवल घटता जा रहा है, एस्पिडोस्पर्मा पिलाया जा रहा है। अच्छा, उसको पता भी नहीं कितना डोज देना है, पूरी की पूरी सीसी पिला रहा है। कैन यू इमेजिन कि हाउ दीज होम्योपैथिक मेडिसिन आर बीइंग मिसयूज्ड। तो इसलिए जब तक हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, होम्योपैथी एक बहुत ही सेंसिटिव साइंटिफिक साइंस है, इसके रूप में जब तक हम नहीं फैलाएंगे, तब तक कॉमन आदमी को लोग ऐसे ही उल्लू बनाते रहेंगे। आई एम सॉरी टू से, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन हम सब लोग जाने अनजाने में ऐसा करते हैं। इससे बचने की जरूरत है, इसीलिए हम लोग इस तरह के ग्रुप में पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राशि। शुड वी वाइंड अप? सर और एक बात थी सर। जी सर, होम्योपैथिक मेडिसिन ओवर द काउंटर मिल जाती है सर, उसके लिए कुछ कर सकते हैं? यानी ये नहीं